अच्छा जी, पेज नंबर 619। आज एक बात के बारे में रिलैक्स रहें कि अल्लाह का शुक्र है बस आज रिवीजन ही होनी है सारी। पेज नंबर 619। बिल्कुल जगह ना दें लेट आने वालों को, बिल्कुल बिल्कुल कोई आप उनको जो है वो इंटरटेन ना करें, उनकी आदतें इस तरह पक्की कर देते हैं। एक बच्चा मुझे मिला वेडनेसडे को, आई वॉज गोइंग फॉर मगरिब प्रेयर ऑन फुट, ही स्टॉप्ड द बाइक एंड ही आस्क्ड मी आर यू सर, मैं ये आई सेड यस आई एम सर। सो फिर हम मस्जिद चले गए, उसने बाइक पे बिठा लिया मुझे। नमाज में अभी थोड़ा वक्त था, अभी अजान नहीं हुई थी, तो भाई से मैंने पूछा, अंदाज़ा तो हो गया को सीए का ही होगा, तो मेडिकल के इतने तो नहीं रोकना था। तो मैंने कहा क्या आप माशाल्लाह, कहते बस वो ग्रुप ए के 4 पेपर दिए थे वो पास हुए थे, फिर ग्रुप बी के 4 पेपर दिए वो पास हुए, तो साल में कैफ हो गया। तो अब आर्टिकल्स का ये मेरे में मसला है। तो अब मैं 2-3 दिन हो गए अभी PWC में आर्टिकल्स शुरू हुए हैं, तो अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, बिल्कुल मेरे इलाके के पास का था। और मैंने फिर उसका जो है वो नाम और नंबर भी जो है ना सेव कर लिया। ये देखें वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे नजर आ रहा है, वेडनेसडे वो बहुत शरीफ सा बच्चा था, वो शरीफ, ये देखें शरीफ सा बच्चा, शरीफ सा बच्चा लग रहा है। और ऐसी ऐसी सरकारें आपको मिलेगी, हम 2-2 करके पेपर दे रहे हैं, 2-2 करके, हमसे 3-3 ही है, हम 2-2 करके बरकत के लिए देते हैं। चेक आउट 2 eyes 2 ear and everything is same and you people are still thinking हम ये कर दें वो कर दें। ठीक है जी, जो मोटिवेट हो गए हैं हाइब्रिड में वो हाथ खड़ा कर दें, चलें गुड। अच्छा भाई, अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स में अमोर्टाइज कॉस्ट येलो शर्ट रखा हुआ है मॉडल, तो भाई अब वो कमेंट्स कल मैं पढ़ा था आप लोगों के, आप लोगों ने कहा हर एक से मजाक करें। अब इतना टाइम नहीं होता हर एक से लेकिन मैं कोशिश करूंगा हर एक से करूं, लेकिन कुछ लोग बुरा भी मना जाते हैं। तो लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट स्ट्रांगली कि जिन्होंने कहा है वो ज़रूर क्लास के बाद बताएं, ताकि उनसे तो किया जा सके ना। तो जिसने भी कहा है आई विल रियली ऑनर द पर्सन, इसमें बिल्कुल कोई नहीं, एक जेन्युइन डिमांड है। अच्छा, लेकिन असल में पता नहीं होता ना कौन बुरा मना जाए कौन ना मनाए। अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल जो है उसमें आप डिवेंचर्स को रिकॉर्ड करते हैं, बोलें परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। FETOCI में क्योंकि सारा अमोर्टाइज कॉस्ट टाइप ही चल रहा होता है, तो इसलिए उसमें भी रिकॉर्ड करते हैं परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। और FETPL मॉडल के अंदर तो चुप चिनमिन मिन मिन अब, और FETPL मॉडल में आप रिकॉर्ड करते हैं परचेज प्राइस। और ये परचेज प्राइस जैसे ही मैं बोलूं आपके जहन में आना चाहिए फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, रिडेम्पशन वैल्यू, तो उसमें से परचेज दरमियान वाली प्राइस उठानी है, परचेज प्राइस। इसके बाद ट्रांजैक्शन कॉस्ट पहले दोनों में बाय डिफॉल्ट कैपिटलाइज होगी, तीसरे में कहां चलेगी, एक्सपेंस में। पहले दोनों में इफेक्टिव रेट और आखिरी वाले में कूपन रेट। इसके बाद पहले दोनों में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनेगा थोड़ा सा, दूसरे में अमोर्टाइजेशन शेड्यूल के आगे फेयर वैल्यू, गेन एज ऑन, गेन फॉर द ईयर, और आखिरी वाले में सिर्फ टी अकाउंट बनना है, जिसमें ब्रॉट डाउन परचेज प्राइस पड़ी होगी, कैरिड ऑन फेयर वैल्यू आ जाएगी। इस तरह सारी कैलकुलेशंस होंगी। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज और चीज हम बार बार यूज कर रहे हैं, उसको जरा देखते हैं। पेज 619 पर फेस वैल्यू, इसका नाम एक और होता है पार वैल्यू, इसका नाम एक और होता है नॉमिनल वैल्यू। कल होमवर्क में TFC थे, वो डिवेंचर ही होते हैं, वो सवाल आपसे हो गया होगा, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट। प्रिंसिपल वैल्यू, ये किसके नाम हो गए जी, फेस वैल्यू के या परचेज प्राइस के, फेस वैल्यू के। इट इज द वैल्यू अपीयरिंग ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। परचेज प्राइस, इट इंस्ट्रूमेंट कैन बी परचेज एट फेस वैल्यू, 50,000 की बजाय 50,000 की ले लें, 52,000 की ले लें, या 49,000 की ले लें। रिडेम्पशन वैल्यू, इट कैन बी 50,000, it can be 52 or it can be 49. There is one rate, a coupon rate, calculated on face value का balance at coupon rate. Effective rate होता है interest rate at exactly discounts the future. इस definition को रहने दें। अच्छा, अब थोड़ी सी जरा रिवीजन करनी है हमने, that is on page number 623. 623 आप लोगों ने ना देखना नहीं सोल्यूशन की तरफ, इधर बस देखना है। मैंने परचेज किए हैं डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी परचेज्ड फॉर
फेयर वैल्यू ऑफ 800। मैंने परचेज की है 800 में, इनकी फेस वैल्यू 1000 है। व्हाट इज परचेज प्राइस? 800। इसको फेयर वैल्यू भी कह सकते हैं, इसमें डिस्काउंट है। तो आई परचेज फॉर 800, बोले आई परचेज फॉर 800, इट इज माई परचेज प्राइस। परचेज प्राइस को फेयर वैल्यू भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अगले में जरा परचेज प्राइस बताएं। I purchased a venture having face value of 1000. It is purchased at a discount of 1000 minus 20% of 1000. I purchased debentures having face value of 1000, but these are purchased at a discount of 200. What is purchase price? अब इसका पहले ही ना सोच लीजिएगा। I acquired, ये जो 6% होता है ना, ये कूपन रेट होता है, इसको भी कुछ नहीं करना। I acquired ₹1000 वाले टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट, डिवेंचर को ही कहते हैं, अ फाइनेंशियल एसेट। I purchased TFC for 800। तो पे कितना किया होगा फिर? So what is purchase price? So I hope कुछ लोगों का ये एरिया भी वीक था, जरा क्लियर हो गया तो बता दें कि असल में पता नहीं चलता कितने के खरीदे। तो डिस्काउंट परसेंटेज में भी दे सकते हैं, डिस्काउंट अमाउंट में भी दे सकते हैं, डिस्काउंट माइनस करके डायरेक्ट परचेज प्राइस भी दे सकते हैं। वॉल्यूम 2 लेते जाइएगा, जब जेब में डाल लीजिएगा। कोई मेरे ख्याल से कोई 2600 डिवाइड बाय 2 1300 का है। अच्छा, वी रिडीम दैट इंस्ट्रूमेंट, प्लीज, वी रिडीम दैट इंस्ट्रूमेंट एट इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 1300। इट हैड अ फेस वैल्यू ऑफ 1000। सिर्फ एक बात बताएं, रिडीम्ड एट 1300, व्हाट इज रिडेम्पशन वैल्यू? 1300। होंठ हिला दें, हाइब्रिड वाला होंठ हिला दें, 1300, मेहरबानी। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, प्लीज 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 प्लीज, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 1000 आर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। 1300 मेरा 100, अस्तगफिरुल्लाह, टीचर को कह रहे 1300। अच्छा, अ डेट इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 is redeemed at a premium of 300, 1300। An entity redeemed 1000 रुपए वाले TFC for 1300। ओके, इसमें पैसे देख रहा था। ओके, अब हमने ये देखना था पेज 617, पेज 617। आप जरा खड़े हो, आप खड़े हो, मुंह उधर करो। ये भाई कौन थे? अमोर्टाइज कॉस्ट। आप खड़े हो। ये भाई कौन थे? FETOCI। और ये भाई कौन थे? FETPL। पूछा किससे था हमने FETPL पसंद है? अमोर्टाइज कॉस्ट वाले से और FETOCI वाले से। और मैं कौन था? IFRS 9। अच्छा, आप ऑडियंस थे, यू आर एंजॉइंग टेक लगा के। भाई क्लास लेने वाले बड़े होते हैं और दिमाग के अंदर सेव करके दिल के अंदर उसको बसा लेने वाले बड़े कम होते हैं। ये वो कल कहाँ? भाई आप खड़े हो, लास्ट रो में चले जाएं। कल से मैंने बता दिया था, जो भी बोलेगा आप ग्लासेस वाले भाई चलें, आप खामोश हो जाए, ना जाए, खामोश हो जाए। अच्छा, मैंने 50,000 एक गाय की फेस वैल्यू थी, मैंने उसको खरीदा 51,000 में। 6,000 का मिल्क आना है और 48,500 मुझे गाय बेचने पे आ जाने हैं। अब इसकी फेयर वैल्यू कोई मेरे से वादा नहीं कर सकता। अब कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज दो चीजें होती हैं। नंबर 1, कूपन रेट वाला इंटरेस्ट। कूपन, मुझे पता है P&L में ये नहीं लेके जाना, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो।
इफेक्टिव रेट याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता। जब दो पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट हो रहा होता है वहां इफेक्टिव रेट नहीं लिखा होता। इफेक्टिव रेट आप खुद मालूम करते हैं। ये जो एग्रीमेंट होता है लोन का, इसमें सारी बातें लिखी होती हैं सिवाय इस बात के। क्वेश्चन 12 जो हमारा मशहूर जमाना चल रहा है, सारी बातें लिखी होती हैं लोन एग्रीमेंट में कि लोन 50,000 की फेस वैल्यू है, 51,000 का लोन जो है मैं दे रहा हूं, 6,000 में लूंगा, एंड पे मुझे 48,500 मिलेगा। ये सारी चीजें लोन के एग्रीमेंट में लिखी होती हैं सिवाय एक चीज के, डेट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेट। और एक और चीज भी लोन एग्रीमेंट में नहीं लिखी होती कि इस की फेयर वैल्यू साल के एंड पे क्या होगी, क्योंकि वो तो किसी को इल्हाम नहीं होता। तो जब मैं लोन किसी को देता हूं तो मैंने 51,000 का लोन दिया, इसके बदले मुझे दो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज मिलनी है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफाइड डेट। ये मैंने लफ्ज आज और ऐड किया, कल नहीं बोला था। आई विल रिसीव प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, आगे बोले लफ्ज, ऑन स्पेसिफाइड डेट। मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिसीव करूंगा ऑन स्पेसिफाइड डेट। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज टेस्ट। कौन सा टेस्ट? टेस्ट। एक टेस्ट लगाया जाता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। इसमें मुझे 6,000 इंटरेस्ट मिलेगा और प्रिंसिपल वापस मिलेगा। फेयर वैल्यू इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो। इसके बाद मैं लोन देते हुए अपनी नीयत सोचता हूं। ये एग्रीमेंट में नहीं लिखी होती, ये मेरे दिमाग की सोच है। ये एग्रीमेंट में लिखी होती है, ये मेरे दिमाग की सोच है। अब मैं सोचता हूं कि मैं होल्ड करना चाहता हूं डिबेंचर्स को टिल मैच्योरिटी, तो मैं अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखूंगा, यानी वो 4 कॉलम डालूंगा। अगर मेरी नीयत है कि मैं इसको होल्ड भी करूं टू रिसीव कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, हाउएवर मेरा कोई पता नहीं, मे सेल इफ, तो मैं इसमें 3 कॉलम और डाल दूंगा, फेयर वैल्यू के, गेन एज ऑन और गेन फॉर द ईयर के। और इस गेन को कहां ले जाऊंगा? ओसीआई में। आखिरी ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैंने इसको खरीदा ही फॉर द पर्पज ऑफ सेल, तो फिर मैं इसके ऊपर जो गेन लॉस होगा वो कहां लेके जाऊंगा? लेकिन स्टैंडर्ड एक ऑप्शन देता है, चाहे तुमने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं होल्ड टिल मैच्योरिटी, अगर तुम्हें एफईटीपीएल मॉडल पसंद है तो एट इनिशियल रिकॉग्निशन यू कैन इररिवोकेबली पार्क दीज इन्वेस्टमेंट्स एट एफईटीपीएल इन दिस केस एंड इन दिस केस एज वेल। इस केस में भी पेज नंबर 617। बड़े गौर से थ्योरी को पढ़ना है बिकॉज एमसीक्यूज में ये टेस्ट हो रही है, और जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो समझ नहीं आया कौन सा मॉडल लगाना है तो गड़बड़ कराएंगे। आप फाइनेंशियल एसेट इधर लिखें डिबेंचर्स परचेज्ड, डिबेंचर परचेज्ड। आप फाइनेंशियल एसेट विच इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। आप फाइनेंशियल एसेट इज मेजर्ड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। शीट चेंज करनी है मैंने, इधर सिर्फ देखना है भाई, सारे ना इधर देखा करें। A financial asset must be measured at amortized cost if both of the following conditions are met. A financial asset must be measured at amortized cost if both of the following conditions are met. The contractual cash flow characteristic test and the business model test. Financial asset shall be kept at amortized cost if it passes, पास कर जाए, फेल ना हो, पास कर जाए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, ऊपर देखना साथ साथ, एंड बिजनेस मॉडल टेस्ट। व्हाट इज दिस टेस्ट एंड व्हाट इज दिस टेस्ट एंड व्हाट इज टेस्ट मेन टेस्ट? द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स गिव राइज टू ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, ऑन स्पेसिफाइड डेट्स, ये भी शर्त है, ऑन स्पेसिफाइड डेट्स कैश फ्लोज दैट आर इनफ्लोज हैं, ये कैश इनफ्लोज दैट आर solely payments of principal and interest, solely, और कोई चीज नहीं आपने उससे लेनी प्रिंसिपल इंटरेस्ट के अलावा। फेयर वैल्यू क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखी नहीं जा सकती, तो a financial asset must be measured at amortized cost if it passes 2 tests. Number 1, the test number 1 is कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई कैश फ्लोज का टेस्ट। क्या मतलब? The contract only give rise on specific dates the cash inflows that are सिर्फ और सिर्फ principal and interest,
सीए फाइनल में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा ना एक और चीज भी मिलती है कभी कभी डिवेंचर्स के ऊपर, अगर वो वाली नीयत भी आपने बीच में डाल ली तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, लेकिन अभी छोड़ें इस बात को। और दूसरा टेस्ट बिजनेस मॉडल टेस्ट। द फाइनेंशियल एसेट इज हेल्ड वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू होल्ड asset in order to collect contractual cash flows, mean no intention to trade, rather my intention is to hold till maturity and receive contract। पहला बात है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं क्या, वो इसने बता दिया। दूसरा सवाल है अब आपकी नीयत क्या है, क्या आपको कैश फ्लोज ही चाहिए या आपको फेयर वैल्यू गेन भी चाहिए। तो अब आराम से ये फिक्रा याद कर लें। The debentures will be kept at amortized cost if it fulfills contractual cash flow test and business model test. Contractual cash flow test means that we will receive on specified dates the principal and interest only. We will receive nothing. And my intention is, a business model test, my intention is to hold these investments only to receive contractual cash flow. मेरी इंटेंशन और कुछ भी लेने की नहीं है। अगर ये शराइत पूरी हो जाए, ये लेना मकसूद हो और नियत दिमाग में ये हो, तो फाइनेंशियल एसेट को आपने किस पे रखना है, अमोर्टाइज कॉस्ट। एफईटीओसीआई, एफ वो स्टार भी मैं बाद में कराऊंगा, स्टार। आ फाइनेंशियल एसेट मस्ट बी मेजर्ड एट एफईटीओसीआई इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट एंड अ बिजनेस मॉडल टेस्ट। द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स गिव राइज ऑन स्पेसिफाइड डेट्स that are solely principal and interest. The cash flows are only principal and interest. However, business model यहां चेंज होगा क्योंकि ये तो कॉपी पेस्ट होगी लाइन। The asset is held in a business model, नियत, where the objective is achieved by both collecting contractual cash flows, collecting contractual cash flows, कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड कलस ने ऐड हो गया जो पीछे नहीं था, एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट इफ अपॉर्चुनिटी अराइज। नोट कर। तो मेरे ख्याल से कैश फ्लो वाली बात तो दोनों में सेम होगी ना, तो पीछे जो बात दोनों में डिफरेंट है, ऊपर वाले में है, मैं हाईलाइट करूं मेन चीज, होल्ड एसेट, और इधर हेल्ड फॉर कैश फ्लोज एंड सेल, हेल्ड फॉर कैश फ्लोज एंड सेल, और उधर भी यही था, लेकिन उधर फॉर सेल नहीं लिखा हुआ था। लेकिन वो वाली बात हमारी बीच में रहेगी, स्टार वाली, तो वो यहां नहीं लिखी हुई, वो मैं अभी पढ़ाता हूं आपको। अच्छा, जहां लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का चक्कर देखना होता है या यहां इंटेंशन देखनी होती है, टू होल्ड, इंटेंशन, टेंशन नहीं, इंटेंशन, इंटेंशन, बिल्कुल जिस तरह मैं बैठा हूं ना, तो हाइब्रिड में फर्स्ट रो में भाई इस तरह बैठे हुए हैं। अच्छे बच्चे हो आप भाई। अच्छा, इनवेस्टमेंट, इन डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट in debenture of another entity means we purchased bonds, we purchased debentures, we purchased term finance certificates, we purchased loan notes। ये redeemable preference share भी आज पढ़ने हैं। we purchased redeemable preference shares। ये इस सूरत में बताइए क्या करेंगे। कैश फ्लो मुझे चाहिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, मुझे प्रिंसिपल भी चाहिए 48,500 और मुझे 6,000 भी चाहिए। मुझे प्रिंसिपल भी चाहिए और मुझे 48,500 भी चाहिए और मुझे 6,000 भी चाहिए। हाँ चाहिए। अगला सवाल पूछो, आपकी नियत क्या है? होल्ड टिल, कौन सा मॉडल फॉलो करें? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये तरीका होता है असल में पढ़ने का, इसको इस तरह आप कर लें।
मुझे 48,500 भी चाहिए, मुझे 6,600 भी चाहिए। हाँ, नियत क्या है कि मैं इसको होल्ड करूंगा, लेकिन पता भी कोई नहीं मेरा। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल आई तो कौन सा मॉडल? FET OCI। अगला ना जरा गौर से समझ रहे हैं, ये वाला सिनेरियो भी समझ लें और ये वाला सिनेरियो भी। इन दोनों का जवाब एक है। ये दो सिनेरियोस हैं, इन दोनों को अलग अलग समझ लें। अगर मैं कह दूं मुझे 48,500 नहीं चाहिए, मुझे 6,600 नहीं चाहिए, फिर आपका कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फेल हो गया। किसी ने आपसे पूछा 48,500 और 6,600 चाहिए, आपने ऐसे सर नीचे करके नहीं चाहिए, हक हूं नहीं मैं किधर पहुंचा भाई, तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो फिर किस पे रख लें? FETPL। नहीं 48,500 मुझे नहीं चाहिए, मैं इंशाल्लाह बाजार में बेच के गेन कमा लूंगा, कोई मसला नहीं, मुझे 48,500 नहीं चाहिए और मुझे 6,600 भी नहीं चाहिए। मिलता रहा तो तोहफे के तौर पे मैं वो अलग बात है, लेकिन 48,500 मुझे एंड पे नहीं चाहिए, मैं बाजार में ही बेच के इंशाल्लाह इससे ज्यादा ही कमा लूंगा। मुझे 48,500 नहीं चाहिए, ना मुझे 48,500 चाहिए, ना मुझे 6,600 चाहिए, मुझे सिर्फ फेयर वैल्यू गेन चाहिए। तो मैंने 48,500 और 6,600 को इनकार करके मैंने कहा जो भी मिलता है वो लूंगा, वो फिर क्या होगी? वो फेयर वैल्यू होगी। और अगर एक बंदा ये कह दे तो स्टैंडर्ड थोड़ा परेशान हो गया। एक बंदे ने कहा मुझे 48,500 भी चाहिए और 6,600 भी चाहिए, हाँ लेकिन मैंने खरीदे इसलिए हैं कि स्टैंडर्ड कहता है ये कूड़ मार रहा है, ये कूड़ मार रहा है, ही इज मारिंग झूठ, ही इज टेलिंग अ लाई, ये झूठ बोल रहा है। क्या मतलब 48,500 भी चाहिए, 6,600 भी चाहिए और बेचना है, तो बेचने में कौन सा 48,500 6,600 आने हैं? कहता है ये जो तुमने बोले हो ना मैं नहीं मानता, बस फर्क करो, इधर आ जाओ, तुम किस मॉडल को फॉलो करो? FETPL। अच्छा जी, अब मैं 4 बंदों की बात करता हूं। एक बंदे ने कहा मैंने डिबेंचर खरीदे हैं, मुझे 48,500 चाहिए और 6,600 चाहिए, तो इसका कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट पास हो गया और मैं होल्ड करूंगा टिल मैच्योरिटी। तो आप कौन सा मॉडल फॉलो करें? अमोर्टाइज कॉस्ट। एक बंदे ने कहा मुझे 48,500 भी चाहिए और 6,600 भी चाहिए और अगर मौका मिला तो बेच दूंगा, मेरा पता भी कोई नहीं। एक बंदे ने कहा मुझे 48,500 चाहिए, तो 48,500 और 6,600 नहीं चाहिए, तो फिर कौन सा मॉडल? एक ने कहा मुझे 48,500 भी चाहिए, 6,600 भी चाहिए और मैंने बेच देना चपेड़। यानी एक गाड़ी है, आपने उससे कहा मैं इसको मुझे इसका किराया चाहिए, गाड़ी चला के मैंने इसका किराया कमाना है, और वैसे आप कह रहे हो मैंने गाड़ी 1-2 दिन में बेच देनी है, तो फिर जब झूठ बोल रहे हो आपने किराया कमाना है, तो फिर यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन किराया, आप ये गड़बड़ कर रहे हो। अगर आप कह भी दो मुझे ये चाहिए तो स्टैंडर्ड कहता है मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि दीज आर हेल्ड फॉर, इसलिए आप कौन सा मॉडल फॉलो कर? FET। लेकिन ये सारी डिस्कशन साइड पर, अब इस बंदे को जरा बुलाकर एक बात पूछ लो, होल्ड टिल मैच्योरिटी वाले इधर आ, एक बात तेरे से पूछाऊंगा, FETPL पसंद है जी? उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं पसंद, नहीं पसंद तो फिर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। और अगर वो कह दे ये वाले मसल आपके स्ट्रांग होंगे, इसको रख के ना साथ वाले, इसको रख के यहां पे प्रेशर डालें थोड़ा सा, और ये मजा आ रहा यार, वो मैंने तो एक बार कराया था, मजा आता है। ये ठीक है, 1,500 रुपये लेते हैं इसका वो। अच्छा तो आप बता दो आपको FETPL पसंद है? जी। अगर आपको पसंद है FETPL तो फिर आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, एट इनिशियल रिकॉग्निशन वी कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट FETPL। आगे नहीं पढ़ना आपने, वो फिर किसी दिन पढ़ेंगे अगर मुनासिब हुआ। ग्रे पेन की तरह इसको भी छोड़ दें। और इसी तरह अगर एक बंदा कहता है आई वॉन्ट टू होल्ड इट एंड वांट टू सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज, अगर एक गुड अपॉर्चुनिटी अराइज करें, तो मैं इसे पूछता हूं भाईजान FETPL पसंद है? पसंद है। तो एट इनिशियल रिकॉग्निशन यू कैन इररिवोकेबली डेजिग्नेट एट। अब अगर जब FETPL पसंद आ गया तो फिर पूरी इंटायरिटी में वही फॉलो करेंगे, फिर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बनेंगे, फिर क्या होगा? T अकाउंट बनेगा और उसके अंदर जो है वो होगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस ना अक्सर वैसे ऐसा कर लेती हैं कि FETPL पसंद कर लेती हैं, क्योंकि इससे ना उनके अकाउंटिंग मॉडल्स में अकाउंटेंट को बड़ी आसानी होती है। क्यों? क्योंकि अकाउंटेंट कहते हैं कि सारी चीजें ही अब FETPL पे नियत फिर देखना फारग हो गया सारा, तो ऑप्शन जब अवेलेबल है तो सारी ही चीजें एक जो है वो गांव में चला दो ताकि मेरे लिए फायदा हो जाए। तो बहरहाल इन दोनों के अंदर ये ऑप्शन इज अवेलेबल इफ यू वांट टू
एक्सरसाइज, इफ यू वांट एक्सरसाइज ये अवेलेबल है। अब मैं कोशिश करता हूं कंक्लूजन बनाने की, अगर आपको समझ आ सके। इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड एज हेल्ड एट फॉलोइंग। अब ये जरा पेपर में जिस तरह की अंग्रेजी होगी उसकी बात हम करने लगे हैं। अमोर्टाइज कॉस्ट आपने लगाना है कब? अगर आपकी नियत हो 48,500 और 6,000 की, और आप सोचो कि मैं इनको होल्ड करूंगा टिल, और आपसे पूछा गया कान में कि एफईटीपीएल पसंद करोगे, आपने कहा नहीं, तो अमोर्टाइज कॉस्ट लगेगा। और अगर आपने कह दिया अमोर्टाइज कॉस्ट लगने वाले मॉडल में कि मैंने नहीं लगाना, एफईटीपीएल लगाना है, फिर एफईटीपीएल। तो अमोर्टाइज कॉस्ट वाले ने बताएं किस बात से इनकार कर दिया, तो फिर इसलिए कौन सा लगा दें? एफईटी उसी पेपर में तब लगाना है अगर कैश फ्लोज लेनी हो 48,500 और 6,000 एंड बिजनेस नियत इज टू होल्ड और मे सेल। बिजनेस नियत आपकी है होल्ड और मे सेल इफ अ गुड अपॉर्चुनिटी अराइज, और आप एफईटीपीएल के रास्ते पे ना जाना पसंद करें। आपसे पूछा किसी ने ऐसे करके, बोल तुझे पसंद है एफईटीपीएल पसंद है, आपने कहा नहीं, तो बस ठीक है, आपके नसीब में फिर डेट, इफेक्टिव रेट, इंटरेस्ट, बैलेंस, फेयर वैल्यू, गेन एज ऑन गेन फॉर द ईयर, आपके नसीब में वही है फिर एफईटी। एफईटीपीएल कब लगना है? इफ एंटिटी मेड एन इररिवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर एनी ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट। नियत जो मर्जी हो, एफईटीपीएल आप पसंद कर सकते हैं कभी भी, या फिर अगर आपने खरीदा ही बेचने के लिए तो भी आप एफईटीपीएल पसंद कर सकते हैं। मुझे कोई फर्क बताए इस लाइन से पहले वाली बात में और इस लाइन के बाद वाली बात में। अगर तो आपने ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो ये ऊपर क्या बात हो रही है? ये जो उन लोगों के कान में जब पूछा था ना कि तुम क्या पसंद करते हो, तो उन्होंने हां कर दी थी, कबूल है, उन्होंने कह दिया था कबूल है, तो फिर आपके नसीब में एफईटीपीएल है। आसान सी जिंदगी। फिर आपके नसीब में क्या है? अगर एंटिटी मेक एन इररिवोकेबल इलेक्शन एट इनिशियल रिकॉग्निशन फॉर एनी ऑफ द डेट इंस्ट्रूमेंट। एनी का क्या मतलब है? कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट, ये वाला, ये वाला, वो वाला, ये वाला, जो मर्जी के लिए आप एफईटीपीएल शुरू में पसंद कर लें, तो फिर तो आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप मजे करें और आप कौन सा मॉडल फॉलो करें, एफईटीपीएल। डन। तो ये जी आसान सी बात थी जिसके ऊपर हमने आधा घंटा जाया किया। कल भी यही बात की थी। पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखाएं, वो जो चल रहा था हमारा जी। हाँ जी, मैच्योरिटी का मतलब है, होल्ड टिल मैच्योरिटी का मतलब है कि अगर लोन 2 साल का है तो 2 साल तक आपने लोन उससे वापस मांगने नहीं जाना। उठे और उठ के उधर जाएं और इधर बस ये क्लास हो रही है, इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देखना होता है। पेज नंबर 681। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था इसमें? एक तो हो गया था मेरे ख्याल से। चलिए यहाँ ट्राई करेंगे। ये सवाल आपको समझ आ रहा है? रिक्वायरमेंट पॉइंट ए यार, पेज नंबर है रबी लिमिटेड वाला, पेज 681, जहां पे ये क्वेश्चन 3 भी दे दिया हुआ है। पॉइंट ए करें जी जल्दी, बी कर दें फिर जल्दी जल्दी, बी करें, उठ जाएं, सुबह होगी, जल्दी जल्दी। पॉइंट बी क्या करना है? इसको ऊपर करना है, विंग, इसके विंग ऊपर करते हैं भाई। एसी केटल फर्दर ऑर्डर्स ब्रैकेट में लगवाने का क्या मतलब है? क्या भी नहीं बताया। ये तो समझ आ गया? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। आरएल परचेज 1 मिलियन बॉन्ड्स, वो वाला दूसरा वाला विंग्स ऊपर करने हैं। आरएल परचेज 1 मिलियन बॉन्ड्स ऑफ रबी बरही लिमिटेड हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। एक मिलियन मुर्गियां खरीदी, माशाल्लाह अल्लाह। एक मुर्गी 100 रुपए की, ₹100 मिलियन। डन। ये फेस पे उसके चमड़े पे लिखा हुआ था। आरएल परचेज 1 मिलियन कुकड़ियां हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 100 एट 95। एक्सेलेंट परचेज प्राइस।
तो ये तो अब हमें आदत पड़ गई है, जैसे ही सवाल आते हैं हम फेस वैल्यू परचेज प्राइस लिख लेते हैं, रिक्वायरमेंट बाद में पढ़ते हैं कि पूछा कुछ और था। लेकिन वो कुकड़ी हमें कितने की मिली? 95 की, क्योंकि हम भी बुरे कुकर थे। अच्छा 95 मिलियन। डीज कुकड़ियां आर बेच देनी है हमने कितने साल में? इसको कहते हैं मेच्योरिटी, यानी 5 साल बाद मेच्योर, 5 साल बाद ये लोन वापस हो जाना है। RL ऑल्सो इनका ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट वैसे हम लिखते नहीं होते, ऐसे सर्कल लगा देते होते हैं। ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹0.8 million। RL intends to hold the कुकड़ियां till 5 साल in order to collect contractual cash flows। ये उनसे आंडे लेंगे 5 साल तक और 5वें साल के एंड पे बाजार में जाके बेच देंगे। रिडेम्पशन वैल्यू सवाल में नहीं दी हुई, शायद हमने करनी कुछ नहीं। अच्छा, अब सवाल की रिक्वायरमेंट पता क्या है मुझे? पहले बता दें सिनेरियो कौन सा वाला बन गया? इंटेंड्स टू होल्ड, इंटेंड्स टू होल्ड और मे सेल वाला, होल्ड, होल्ड गलत लिखा हुआ है, या होल्ड और मे सेल, होल्ड, होल्ड वाला, या फॉर सेल, नहीं नहीं नहीं, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इंपॉर्टेंट था, होल्ड वाला, ये सिनेरियो है। अब सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं क्या है? कहते हैं डिस्कस पॉसिबल क्लासिफिकेशन ऑप्शंस अवेलेबल टू RL फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसमें वैसे ऑप्शंस हैं अवेलेबल होल्ड वाले में, कौन सी ऑप्शन अवेलेबल है? Either you can keep it at amortized cost or at initial recognition you can irrevocably designate at classified at fair value through P&L। चलें जी, क्लासिफिकेशन ऑप्शंस की हेडिंग देके लिखना शुरू करें। क्लासिफिकेशन ऑप्शंस की हेडिंग देके इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स shall be kept, investment in bonds shall be kept at amortized cost, investment in bonds shall be kept at amortized cost because it passes cash flow characteristic test। वो वाली 2 बातें लिखी हैं जो अभी सीखी हैं। because it passes cash flow characteristic test, contractual cash flow characteristic test है, because it passed cash flow characteristic test and business model is to hold till maturity। hold को इसी तरह सॉफ्ट लिखिएगा जैसे मैंने कहा, and the business model is to hold till maturity, and the business model is to hold till maturity। इस वजह से कौन सा मॉडल फॉलो होना चाहिए? लेकिन अगली लाइन में लिखें however, दूसरी ऑप्शन भी देना, however if at initial recognition, however if at initial recognition we irrevocably designate at FVTPL, however if at initial recognition we irrevocably designate it at FVTPL, then we will use, बोलें FVTPL, फिर हम FVTPL यूज करेंगे। OCA तो भाई तब होल्ड और मे सेल वाली ऑप्शन होती है, जिगर होल्ड और मे सेल तो नहीं है ना, खाली होल्ड है। डन, समझ आई बात? अच्छा, अगला सवाल इसका, ऑल्सो टेल द अमाउंट एज इट इन्वेस्टमेंट वुड बी इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड। जरा मैं इनिशियल रिकॉग्निशन रिवाइज कराता हूं। इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन जो मुझे याद पड़ा है जो कल हमने किया था, इनिशियल रिकॉग्निशन अगर अमोर्टाइज कॉस्ट पे रखें तो परचेज प्राइस प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे होगी, और अगर हम FVTPL पे रखें तो सिर्फ परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऐड नहीं होगी। तो लिखें जी इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन आगे लिखें अंडर, बोले अंडर अमोर्टाइज कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस, सवाल में सॉल्व नहीं कर सकता ना, कूपन रेट भी नहीं है, इफेक्टिव रेट भी नहीं है, सवाल कैसे सॉल्व करूं? बस इनिशियल मेजरमेंट ही बता दे 95.8, एंड इफ आई फॉलो FVTPL देन ओनली 95। कल याद है ना, कल टी काउंट बनाया था, उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं डाली थी, याद है? टी काउंट में मैंने लिखा था परचेज प्राइस, तो टी काउंट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं डाली थी।
तो ये बड़ा आसान स्टैंडर्ड है, थोड़ी सी रिवीजन मांगता है बस, चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रिप। कितने लोगों को कल वाली चीज़ें पूरी पूरी याद है वैसे, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है कि याद ही ना रहे, फॉर्मेट्स हैं चीज़ों के बस वो पता होने चाहिए। अच्छा जी, अब आज एक हमने सवाल करना है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर इज ऑलमोस्ट ओवर, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर नहीं करेंगे, हम डिबेंचर इशू करेंगे। क्या करेंगे हम? डिबेंचर इशू करेंगे, या इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स करेंगे? इशू करेंगे। मुझे बताते रहें, सुबह सुबह हमने आके क्या किया था? सुबह सुबह एक पेज पे गए थे, होल्ड में सेल, पेज नंबर क्या था? 690। उस पेज पे जाके हमने क्या डिस्कशन की थी? अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगना है, एफईटीसी और एफईटीपीएल कैसे लगना है। इसके बाद हमने पेज नंबर 623 पे गए थे, वो किस लिए गए थे? ओहो, वो ऐसी अजीब सी चीज थी, वो कोई मेरी नजर में इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, इसके बाद हमने पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 किया था। 617 पे क्यों गए थे? ये तो पेज में लिखवाना चाह रहा था, ये मेन पेज था हमारा। वो 619 तो कल रिवाइज कर लिया था, 619 की मुझे टेंशन नहीं है। मेन जो पेज आज आपका था पेज 617 था, जिसने कहा था कब कौन सा मॉडल लगाना है, जहां पास और फेल वाली बातें हमने लिखी थी। और फिर पास पेपर क्वेश्चन 4 हमने किया, जिसमें पेज नंबर 681। ये हमारी डिस्कशन थी जी आज इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स पर। अब हम जरा आगे चलने लगे हैं और आज हम डिवेंचर इश्यू करने लगे हैं। फिर आज तक परचेज करे थे, अब क्या करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेम मॉडल है, वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जैसे लेसी का सवाल किया था, उसके बाद लेसर का सवाल किया था, तो आज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, इसलिए आज सिर्फ रिवीजन है। ओके, अब मैं चाहता हूं यहां पर खड़े होके कि आपको मैं बताऊं, यहां तक नोट करें, आपको मैं बताऊं कि हमारी बिगर पिक्चर क्या है और हम इस वक्त कहां खड़े हुए हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। तो बिगर पिक्चर एक नई किताबों में पेज डला हुआ है, वो भी मैं आपके सामने खोलने लगा हूं, यहां तक नोट करें। बरकत के लिए कर लें, जैसे मर्जी कर लें, अपने लिए कर लें। अगर मैं लोन दे रहा हूंगा तो कोई बंदा लोन, ये लफ्ज कैसे आया करेगा पेपर में? डिवेंचर इशूड। अभी आप इधर ही रहें, मैं आपको पेज नंबर उसका लिखवा दूं। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा डिवेंचर इशू का पेज नंबर। एक समरी हमने बनाई हुई है किताब में, पेज 625 पर। वॉल्यूम 1 के जितने भी हैंड रिटन सफ़े थे जो क्लास में मैंने बांटे थे, वो वॉल्यूम 2 में एंड पे कॉपी करके लगा दिए हैं, ताकि वॉल्यूम 2 में आपको वहां से मिल जाए, जो लीज की समरियां शमरियां और डायग्राम शायग्राम है। अच्छा भाईजान, बिगर पिक्चर आज देखिएगा, ये पेज है 625। रॉयल फैन इज इन नीड ऑफ मनी, इसको पैसे चाहिए। होंडा का सिनेरियो बताएं क्या है? होंडा वांट्स टू, आपने सिर्फ होंडा की तरफ देखना है। होंडा के पास एक तरीका है, होंडा परचेज कर ले किसके? रॉयल फैन के। इधर देखिए, होंडा मेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, होंडा इक्विटी खरीद ले, होंडा शेयर खरीद ले, एक ही बात है। इन शेयर्स को कहते हैं फाइनेंशियल एसेट। ये हमने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। और आपको याद है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हमने एफईटीपीएल पढ़ा था सिर्फ, जीटी रोड और मोटरवे, और एफईटी। दिस वाज माय लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 1 और 2 के अंदर हमने ये पढ़ा था, पेज में इंशाल्लाह किताब का आपको लिखवा दूंगा अभी। तो बता दें जी, होंडा शेयर खरीदती है और आपको याद है इस पे डिविडेंड इनकम आती थी, और अगर एफईटीपीएल था तो गेन पीएनएल में जाता था, एफईटी ओसीआई था तो गेन ओसीआई। ये जो हम 2 दिन से लगे हुए हैं पागलों की तरह, लेक्चर नंबर 3, 4 और आज वाला लेक्चर भी 5, ये जो हम 2-3 दिन से पागलों की तरह लगे, आज 5 है 4 है लेक्चर, पता नहीं इसका, चलें 3-4 फिलहाल लिख लें। ये जो हम 2 दिन से लगे हुए हैं पागलों की तरह, वो क्या था? होंडा परचेज डिवेंचर्स। इन पे क्या आएगा, डिविडेंड या इंटरेस्ट? होंडा परचेज लोन नोट्स, होंडा परचेज बॉन्ड्स, होंडा परचेज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, होंडा मेड इन्वेस्टमेंट इन, लोन दिया, डिबेंचर बाय किए, इट इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल एसेट। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंट्री हम 2 दिन से लगे हुए पागलों की तरह, घर में भी करने इधर भी करने। इसमें भाई 3 मॉडल हैं, अमोर्टाइज्ड, एफईटी ओसीआई एंड एफईटीपीएल।
तो अगर मैं आपसे कहूं कि 2 दिन से हम क्या लगे हुए हैं, तो या तो हम क्या खरीद रहे थे या क्या खरीद रहे थे, क्योंकि हमारे पास पैसा है, वी वांट टू इन्वेस्ट मनी। तो ईदर आई कैन बाय शेयर्स और आई कैन गिव लोन। बोले अगर मेरे पास पैसा है, ईदर आई कैन बाय शेयर्स और आई कैन गिव लोन। एंड टू बी वेरी क्लियर, आई कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इधर देख लें, आई कैन मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बैग में डाले अगर मोबाइल पड़ा था, आई कैन मेड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और आई कैन मेड इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स। बट व्हाट इज द अदर साइड ऑफ स्टोरी? अगर मैं डिबेंचर बाय कर रहा हूं, ओहो शेयर इशू करना छोड़ें, ये फाइनल अकाउंट में पड़ेंगे, शेयर इशू करना छोड़ें। अगर मैं डिबेंचर बाय कर रहा हूं तो अगला बंदा डिबेंचर इशू कर रहा होगा। अगर मैं लोन दे रहा हूं तो अगला बंदा लोन, ये जी बिगर पिक्चर है आज पूरे स्टैंडर्ड की। रॉयल फैन इशूड, दैट्स व्हाई होंडा परचेज डिबेंचर्स। रॉयल फैन इशूड डिबेंचर्स, इशूड लोन नोट्स, इशूड बॉन्ड्स, इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लोन लिया, डिबेंचर इशू की है। ये यही 2 लफ्ज बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। डिबेंचर इशू करने का मतलब लोन लेना है, बड़ा बड़ा करके अपने दिमाग में बिठा लें। डिबेंचर इशू करने का मतलब लोन लिया। एंट्रीज उल्टी हो जाएंगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट या कैश डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। हाँ आसान एंट्री कर लेना, बचपन वाली जो इंट्रो में पढ़ा, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, आसान एंट्री बिल्कुल कर लें, कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लोन की जगह मैं फाइनेंशियल लायबिलिटी लफ्ज यूज करूंगा क्योंकि डिबेंचर लफ्ज अच्छा नहीं लगता, लायबिलिटी से जरा साथ साथ समझ आती रहती है। तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट। अनलकीली इसमें मॉडल सिर्फ 2 हैं, लकीली अमोर्टाइज कॉस्ट और एफवीटीपीएल। अमोर्टाइज कॉस्ट आज पढ़ेंगे, फिर कल वॉल्यूम 2 जब ले आएंगे तो साथ बरकत के लिए एफवीटीपीएल भी हम पढ़ लेंगे। अच्छा, मंडे से वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 1 दोनों लाएंगे, 1-2 दिन के लिए। ओ यार आया ही ना करो। अच्छा, अब मुझे आप बता दें हम किधर खड़े हुए हैं, लोन लिया या लोन दिया। आप मुझे बता दें मेरे जो कॉलम बनेंगे 4, वो क्या कॉलम होंगे? डेट, इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट एट द रेट ऑफ इतने। ये मुझे वैसे इंटरेस्ट इनकम देगा या इंटरेस्ट एक्सपेंस देगा? और कूपन रेट, ये किसके ऊपर लगाएंगे? एट फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। और चौथा कॉलम मेरा कौन सा होगा? बैलेंस का होगा। अच्छा, अब परचेज प्राइस लफ्ज नहीं बोलने, थोड़ी जिंदगी बदलना शुरू करें, आप जिंदगी बदलना शुरू करें। अच्छा, नाउ इज इट इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस? इंटरेस्ट एक्सपेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट पेड? इंटरेस्ट पेड। परचेज प्राइस या इशू प्राइस? ये जरा लफ्ज हजम करें, परचेज प्राइस या इशू प्राइस? पूरी फूक निकल गई। इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। वाई, इसको जरा डिस्कस करें गौर से। वाई माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, नेचुरल सी बात है ना। मैंने अगर लोन लिया, इन दोनों की एंट्रीज अलग अलग आपको बता रहा हूं, यहां से आपको बात समझ आएगी। मैंने अगर लोन लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, मैंने अपने ब्रोकर को 2 रुपए कमीशन दिया, एक्सपेंसेस में नहीं जाना, इसे कहते हैं उल्टी कैपिटलाइजेशन। -1 है, कैपिटलाइज तो आपको लगता था ना जमा हो रहा है, तो ये कौन सी कैपिटलाइजेशन है? उल्टी कैपिटलाइजेशन। माइनस लोन डेबिट, क्या मैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट को खर्चे में डालूंगा या लोन में नेट कर दूंगा? मुझे सोच के बताएं, अगर 100 रुपया लेने के लिए मुझे 2 रुपए किसी को देने पड़े, तो मुझे तो लगता है मैंने कितने उधार लिया है? 98। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में नहीं डालनी, लोन के साथ क्या कर देनी है? नेट। वो ऑटोमेटिकली इफेक्टिव रेट के ऊपर असरात डाल देगी। ये इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है तो अभी खोल के आपको एक्सेल में दिखा देता हूं, जैसे पहले भी कभी हम दिखा रहे हैं। लेकिन पहली बात जरा मुझे बता दें, उधर लफ्ज परचेज प्राइस, यहां लफ्ज इशू प्राइस। उधर लफ्ज रिडेम्पशन, यहां लफ्ज रिडेम्पशन। उधर ट्रांजैक्शन कॉस्ट जमा हो रही थी, यहां ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस हो रही है। लोन लेने की एंट्री किसी को याद हो? कैश डेबिट लोन क्रेडिट। लोन लेने के लिए
लोन लेने गया मैं 100 रुपए, तो जिस ब्रोकर ने लोन मुझे दिलवाया उससे मैंने 2 रुपए कमीशन दिया। ऑप्शन 1 एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, फिर तो मैं इसको नेट नहीं कर सकता। ऑप्शन 2, और आपको पता है ये असल में लोन का अकाउंट है, ये लोन का अकाउंट है ना, पहले दिन ये डिवेंचर का अकाउंट था, आज लोन का अकाउंट है। एंट्री क्या होंगी आज? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, ये एंट्री नहीं होगी, एंट्री नेट करके करूंगा मैं। एंट्री क्या होगी 98 की बोलें, और जल्दी बोलें 98 से कर दूंगा ना मैं। अलग अलग एंट्रीज करेंगे या नेट करके कर दिया करेंगे? नेट। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, बोले बोले एंट्रीज। कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन लिया, इंटरेस्ट बुक करें, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट नहीं बनाना, इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, लोन वापस किया, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, चाहे लोन या चाहे इंटरेस्ट है। वो जो एंट्रीज कल करे थे उनकी ऑपोजिट एंट्रीज होनी है। तो बस एक बात याद रख लें, ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड उल्टे तरीके से, माइनस साइन के साथ, ठीक है? तो ये छोटा सा नोट कर लें और 98 से हम सवाल शुरू किया करेंगे। हाँ, कॉस्ट अगर हम पे कर रहे हैं जिन्होंने लोन लिया है फिर ही ऐसा करेंगे, वरना तो कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को मैंने खर्चे में डाला है या मैंने सोचा मुझे लोन ही कम मिला? लोन 100 आया और 2 रुपए मैंने उसको दे दिया, मेरी जेब में कितना पड़ा होगा? अगले को लोन 100 वापस करना होगा, वो इंशाल्लाह रिडेम्पशन के वक्त देख लेंगे, उससे कोई कंसर्न नहीं। मुझे पता है अगले पॉइंट पे लोन 100 ही वापस करना है, वो हो सकता है पर लोन 100 भी ना हो, पता नहीं उस वक्त प्रीमियम और डिस्काउंट हो, वो तो अलग बातें हैं। जी जी आप पूछें, क्या पूछें? बस यही था सवाल, ये तो हल हो गया जल्दी। ओए यार, ये पहली रोज से जाके अपने फ्यूचर से खेलने जा, ओ भाई अपने जो बंदा ना आया हो ना पिछले दिनों, राह जाके बैठा हो, टीचर का दिल दुखता है उसको देख के, टीचर बताता नहीं है। हाँ बोलो। हाँ, लोन को डेबिट 100 रुपया मैंने किसी से लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, उसमें से 2 रुपए मैंने अपने ब्रोकर को दे दिए। तो मैं कह रहा हूं एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट ना करें, क्या एंट्री कर लें? लोन डेबिट कैश क्रेडिट। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इसका इफेक्ट इफेक्टिव रेट पे पड़ जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं, वो मैं आपको भी समझा दूंगा कैसे पड़ेगा। तो मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, सादा सी बात कर रहा हूं। मैंने किसी 100 रुपया लोन लिया, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, 2 रुपए निकाल के मैंने अपने ब्रोकर को दे दिए। खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट या लोन डेबिट कैश क्रेडिट? इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? इसका इफेक्ट पड़ेगा इफेक्टिव रेट के ऊपर। आप जरा देख लें, जो जरा लॉजिक के दीवाने हैं, सादा सी बात कितने लोगों को समझ आ गई है? कैश डेबिट लोन क्रेडिट, लोन डेबिट कैश क्रेडिट। अब लॉजिक के दीवाने देख लें कि ओके, लोन है जी, एक मिनट, लोन है, मैं आपके सामने वैल्यूज लिखता हूं। फेस वैल्यू, मैंने लोन लिया ₹1,00,000, पेड। अच्छा, मैंने लोन कितना लिया? 1,00,000। कूपन रेट 9%। अच्छा, अब फर्ज कर रहे हैं लोन 3 साल का है, इंटरेस्ट जरा निकाल के रख लें तीनों सालों का, इंटरेस्ट निकाल के मानी बता दें यार, 9,000। टर्म कितनी ली मैंने? 3 साल, 3 साल की टर्म है। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिडेम्पशन फेस वैल्यू पे कर लेंगे, रिडेम्पशन और सब फेस वैल्यू पे कर लेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने 500 रुपए की पे की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट मैंने 500 जी। उधार कितना लिया? 1,00,000। पहले साल इंटरेस्ट 9,000, दूसरे साल इंटरेस्ट, तीसरे साल इंटरेस्ट 9,000। ब्रोकर को कितने दिए? ये मेरा लोन एग्रीमेंट है, मैंने इसमें से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना है, अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या कहा? 1 मिनट यार, अब मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको कहा है कि 1,00,000 से खेलें या 1,00,000 माइनस 500 से? जल्दी बता दें, 1,00,000 से खेलें या 1,00,000 माइनस 500 से?
लोन लिया लाख, कैश डेबिट लोन क्रेडिट, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को उसमें से क्या जमा कर दें या माइनस कर दें? जवाब बता दें क्या आ रहा है? 99,500। तो 99,500 से मैं स्टार्ट करता हूं। साइन पॉजिटिव नेगेटिव इस चक्रों में ना पड़े। 99,500 से मैंने स्टार्ट कर लिया। पहले साल इंटरेस्ट 9,000, दूसरे साल इंटरेस्ट 9,000, तीसरे साल इंटरेस्ट 9,000, और तीसरे साल मैं उससे जाके कहूंगा यार लाख रुपए का लोन हो गया वापस, फेस वैल्यू पे मैं चल रहा हूं, लाख रुपए का लोन वापस हो गया। सिर्फ एक चीज मैंने सवाल में डाली है, डेट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू IRR। हाथ खड़ा करके बताएं, कम होगी या बढ़ेगी? एक्सेलेंट, बढ़ेगी। एक्सेलेंट, बढ़ेगी। बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी? भाईजान ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना, इसने अपनी गेम डाली है। कैसे गेम डाली है? मेरा खर्चा था 9,000 9,000 9,000, ये तीन मेरे खर्चे समझ आ गए आपको? 9,000 इंटरेस्ट, 9,000 इंटरेस्ट, 9,000 इंटरेस्ट, तीन खर्चे मेरे ये 9,000 9,000 9,000, कितना हो गया? 27,000। इसके अलावा मैं कुछ और भी पे कर रहा हूं 500। तो देखने में लोग कह रहे हैं तू इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 9,000, मुझे पता है कि मुझे 9,000 इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। वो जो पीछे शतुंगड़ा खड़ा हुआ है जिसने मुझे लोन लेके दिया है वो कह रहा है मैनू भी 500 दे। तो मैंने 9,000 9,000 9,000 भी पे किया और मैंने 500 पे किया। अब स्टैंडर्ड कहता है तू सोच कि तेरा इंटरेस्ट कितना है। मैंने कहा जी भाईजान मेरा इंटरेस्ट तो 9% नहीं, अगर मैं ब्रोकर को ना देता तो मेरा इंटरेस्ट 9% था, इफेक्टिवली मेरा क्या हो गया? आप बता दें इंटरेस्ट को फौरन खर्चे में डाला है या इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट का पार्ट बना के खर्चे में डाल दिया? मुझे लग रहा है इस सवाल का जब मैं टोटल करूंगा तो मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट 27,000 नहीं आएगा, 27,500 आएगा। वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगी। तो मैंने इंटरेस्ट दिया 9,000 9,000 9,000, लेकिन मेरा इफेक्टिव रेट क्यों नहीं 9%? क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी दी है। तो इन चक्करों में ना पड़े यार, मैंने कहा था क्या किन चक्करों में पड़े, मैं बस सादा सी बात रखें, मुझे फॉर्मेट बताएं आप, जो मैं फॉर्मेट आपको कह रहा हूं, आप लोग पता नहीं किन चक्करों में पड़ गए हैं। अच्छा जी, सवाल स्टार्ट कहां से किया करेंगे? इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इशू प्राइस माइनस, एंड पे इंशाल्लाह वो रिडेम्पशन और वो सारा उसी तक। इसमें रिडेम्पशन ही नाम यूज करेंगे, कोई नाम और यूज करना हुआ तो क्लास के बाद इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप निकाल लें जी क्वेश्चन नंबर, चपेड़ ऊपर जा रहे तो ये क्या? अच्छा, वो क्वेश्चन नंबर निकाल लें 22, 18 तक हो गए थे, 19 तक हो गए थे। होमवर्क में कौन सा किया था? 21 किया था। क्वेश्चन नंबर 23 निकालें जी, पेज 647। मुझे बता दें जी कौन सा सवाल हम करने लगे हैं? फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी, और डेट इज ऑल अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, उसी की हमारी डिवीजन होनी है। परचेज प्राइस जमा ट्रांजैक्शन कॉस्ट या इशू प्राइस माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट? माइनस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। चलें जी, दूसरा पार्ट बनाएं फिर मैं सवाल निकालूं।